नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नवा रायपुर में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पंचायती राज की सीरीज़, जो कि आपको पार्ट पार्ट में देखने मिलेगा। तो जैसे ही आप इसकी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर आपको इसके एमसीक्यूज़ पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इसके एमसीक्यूज़ पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे। ठीक। तो आपकी जो तैयारी है वो संपूर्ण रूप से होने वाली है पंचायती राज से संबंधित। अगर आपको इसके सारे वीडियोस देखने हैं, तो आप नवा रायपुर के प्लेलिस्ट में जाके आप इसके पूरे कंप्लीट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं जितने भी पंचायती राज का एक इतिहास, कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि पंचायती राज संबंधी कुछ तथ्य कैसे प्रयास किए गए, पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। साथ ही ब्रिटिशर्स या आज़ादी पूर्व क्या प्रयास किए गए, फिर पंचायत के संबंधित जितनी भी समितियां हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक। तो ये आज की क्लास होने वाली है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो होंगे वो इतने भाग के ही होंगे। ठीक। हम जो एमसीक्यूज़ लाने वाले हैं वो टॉपिक वाइज लाने वाले हैं। तो जितना आप क्लास करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको देखने मिलेंगे। तो क्लास कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज़ ज़रूर करिएगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने से पहले समझते हैं कि भाई शासन, प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में क्या अंतर है। तो शासन क्या होता है? शासन सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को कहते हैं, जबकि प्रशासन शासन द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया है। अर्थात जैसे कि शासन हो गया आपका राजनीतिक दलों के आधार पे निर्भर करता है। ठीक। वहीं जो प्रशासन है यह निर्भर करता है आपकी कार्यपालिका पे। ठीक। तो ये अंतर हो जाता है आपका शासन और प्रशासन में। वहीं बात करें स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों के द्वारा इस शासन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ही आपका स्थानीय स्वशासन है। मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा खुद के ऊपर शासन करना, यही है आपका स्थानीय स्वशासन। इसको आगे देखते हैं और अच्छे से। और एक वर्ड आपको मिलेगा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है? जब सत्ता, पावर, है ना, किसी कुछ लोगों तक सीमित हो जाती है। सपोज ये पूरा भारत का क्षेत्र है और इसमें कुछ क्षेत्र पे या कुछ लोगों तक अगर सत्ता सीमित है तो उसे हम कहेंगे केंद्रीकरण। वहीं जब इस सत्ता का हस्तांतरण छोटे छोटे रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है तो इसे हम कहेंगे आपका विकेंद्रीकरण। ठीक। सत्ता या पावर या नीति निर्माण से संबंधित जो अधिकार है, अगर उसको हम ग्राउंड लेवल पे ले आए तो उसे हम कहेंगे विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक। एक वर्ड आप सुनोगे जो कि यूज होता है आपका पंचायती राज के लिए या स्थानीय स्वशासन से संबंधित, वो है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझने से पहले लोकतांत्रिक को वर्ड को समझते हैं कि जब स्थानीय लोगों के द्वारा या किसी एक देश या क्षेत्र में शासक का चुनाव लोगों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो वहाँ पर जो व्यवस्था कहलाती है वो आपकी लोकतांत्रिक। जैसे भारत देश है, भारत देश में इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करके हम लोकसभा में भेजते हैं और वे नीति निर्माण संबंधी जो है कार्य करते हैं। ठीक। उस व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसके विपरीत जैसे चाइना जैसे देश है, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा एकात्म व्यवस्था। वहाँ पर लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने शासक चुनने का अधिकार नहीं है। ठीक। तो जब हम अपने शासक को स्वतंत्र रूप से चुन के भेजते हैं
तो उस व्यवस्था को कहा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था क्या होती है कि हमने भेजा, साथ ही स्थानीय स्तर पर हम स्वयं चुनकर स्थानीय जो प्रशासन है उसको उसमें भाग ले, उस व्यवस्था को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक, लोकतंत्र तो रहेगा ही रहेगा, साथ में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी रहेगी। तो इन दोनों को कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और जो पंचायत है वह किस पे बेस्ड है, तो वो है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक, और यही बेस बनता है आपका पंचायत का। ठीक, तो आज की क्लास जो होने वाली है पूरी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन कहे या पंचायत कहे, ठीक, इस पे हम आगे डील करने वाले हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भाई आज़ादी पूर्व पंचायती राज से संबंधी कुछ तथ्य हैं। इसकी शुरुआत होती है 1861 से। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि आपका भारतीय परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया और उस समय के दो प्रेसिडेंसी बंगाल और मद्रास, इनको नीति निर्माण संबंधी अधिकार वापस प्रदान कर दिए गए। इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था काम का। तो जो छोटे छोटे कार्य होते थे उन कार्य के बर्डन से बचने के लिए उनको उनके स्थानीय प्रशासन या नीति निर्माण संबंधी अधिकार वापस दे दिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक, फिर आते हैं आपका 1870 1870। उस समय के जो गवर्नर, जिन्हें हम लॉर्ड मेयो के नाम से जानते हैं, जिनका एक्चुअल नाम था रिचर्ड बर्ग। ठीक, लॉर्ड मेयो उनकी उपाधि थी। ठीक, रिचर्ड बर्ग, अगर मेयो दिया है तो भी सही है, अगर रिचर्ड बर्ग दिया है तो भी सही है। ठीक, उनकी उपाधि थी अर्ल ऑफ मेयो, चूँकि वो आयरलैंड के थे और ब्रिटिश के कंजर्वेटिव पार्टी के थे, तो उन्हें उपाधि दी गई थी अर्ल ऑफ मेयो की। तो जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में, चूँकि रिचर्ड बर्ग बोला नहीं जाता था, तो उन्हें लॉर्ड मेयो का कह देते थे। ठीक, तो रिचर्ड बर्ग आते हैं और वे उस समय के जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसके अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार स्थानीय लोगों को देते हैं। अर्थात पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में जो म्यूनसिपालिटी थी उसके अध्यक्ष का चुनाव स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। ठीक, इसी के लिए हम लॉर्ड मेयो या रिचर्ड बर्ग को फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, ठीक, इसके फादर कहे जाते हैं। ठीक, इसके बाद 1882 में आते हैं आपके लॉर्ड रिपन। ठीक, चूंकि अभी तक इनके अध्यक्ष का चुनाव लोगों के द्वारा किया गया था, पर चूंकि वास्तविक रूप में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई थी, क्योंकि आपने से पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोग उस स्तर पे आपका व्यवस्था में भाग नहीं ले रहे थे। तो लॉर्ड रिपन आए और उन्होंने गांव-गांव स्तर पे, है ना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की। इसी के लिए हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन के जनक। ठीक, फिर आते हैं आपका 1907, जिसमें रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक, इसकी स्थापना की जाती है। और फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। ठीक, इसके तहत क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया जाता है। ठीक, द्वैत शासन क्या होता है, इसके तहत दो लिस्ट बनाई जाती है। एक है आपका स्टेट के तहत एक ट्रांसफर या हस्तांतरित, और एक है आपका रिजर्व। ठीक, ट्रांसफर लिस्ट में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को रखा जाता है जैसे कि कृषि, स्थानीय स्वशासन, है ना, या
लोकल मेंटेनेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी जो सब्जेक्ट होते थे ये किस लिस्ट में होते थे? ट्रांसफ़र लिस्ट में या हस्तांतरित विषय पे। वहीं पुलिस, प्रशासन, वित्त, ये सारे जो विषय होते थे ये रहते थे आपके रिजर्व लिस्ट में या आरक्षित लिस्ट पे। ठीक, तो पहली बार स्थानीय स्वशासन का विषय किसके अंतर्गत लाया गया? आपका ट्रांसफर लिस्ट के अंतर्गत, अर्थात स्थानीय रूप से। ठीक, स्थानीय स्वशासन। ठीक, तो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। फिर हम आते हैं, इसके बाद 1935 अधिनियम आएगा। 1935 अधिनियम का प्रावधान था कि इसके तहत सूची, है ना, एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसके तहत सूची का कॉन्सेप्ट लाया गया, अर्थात कुछ विषय राज्य को दे दिए गए, कुछ विषय ऐसे थे जिन्हें केंद्र रख लिए थे, जिसपे नियम सिर्फ केंद्र बनाएगा। वहीं कुछ विषय ऐसे लाए गए थे, समवर्ती सूची, जो आज हम समवर्ती सूची कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट 1935 अधिनियम से ही आया है। ठीक, ऐसे कुछ सब्जेक्ट रखे गए जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। ठीक, उसके तहत 1935 के ही तहत जो पहली बार है पंचायती राज जो बोलना चाहिए या स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय बना, तो उस समय के राज्य सूची का विषय बना। ठीक, जिसे जो आज भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सूची का विषय है। ठीक, तो ये कब, किस अधिनियम के तहत इसका भाग बना? तो ये 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक, राज्य सूची का विषय बना। और फिर हम जब संविधान बनाए तो संविधान में अनुसूची 40, है ना, भाग 4 नीति निदेशक तत्वों के तहत सरकार को यह कर्तव्य होता है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करे। अर्थात जब हम भारत 1949 नवंबर 26 1949 को जब इनेक्ट हुआ, उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकमात्र अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित था, वो था आपका अनुच्छेद 40। ठीक, जो कि था आपका भाग 4 डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक, फिर हम बात करते हैं पॉइंट 3 की, कि पंचायतों की जो ये शक्ति है संविधान द्वारा प्रदत्त है। ठीक, वर्तमान में जो पंचायतों की शक्ति है वह संविधान के द्वारा प्रदत्त है। कैसे? क्योंकि संविधान के भाग 9 में जो प्रावधान किए गए अमेंडमेंट करने के बाद, उसी के तहत पंचायत जो आज है उसको शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो पंचायतों की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त है? तो आपका नहीं राज्य सरकार, नहीं केंद्र सरकार, यह शक्ति प्राप्त है उसे संविधान के द्वारा। ठीक, फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस आपके, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायत को जितना अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। ठीक, वहीं एक स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा है कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। और एक और स्टेटमेंट है, चूंकि ये स्टेटमेंट है तो ये पूछा जाता है, ठीक, आया हुआ है एपी के क्वेश्चन में भी। महात्मा गांधी, पंचायत वास्तविक लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हम सबसे विनम्र और सबसे निचले भारतीय को देश में सबसे ऊंचे के साथ भारत का शासक मानते हैं। तो आज़ादी के साथ ही कहना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, और प्रमुख दृष्टकर्ता या विजनरी कहना चाहिए वो आपके महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी, है ना, पंचायती राज के स्वप्न दृष्टा भी बोल सकते हो, क्योंकि जो आज हम पंचायत देखते हैं ये उनके विज़न या उनकी इच्छा थी कि जो सरकार है वह केंद्र तक ही ना सीमित रह जाए, वो जितना अधिक हो सके गाँव तक पहुंच जाए, और जब वो पहुंचेगी तो एक्चुअल में वह कहलाएगी राम राज्य। तो जो गांधी जी का राम राज्य है वो किससे संबंधित है कहा जाए तो ये पंचायती राज से ही संबंधित है। ठीक, फिर आते हैं, बात करते हैं
ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे लॉर्ड मेयो हैं, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, मतलब विकेंद्रीकरण के जनक के, विकेंद्रीकरण प्रणाली के जनक। ठीक। लॉर्ड रिपन, जिन्हें हम स्थानीय स्वशासन के जनक कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे बलवंत राय मेहता, जो कि फ्रेंड थे आपके जवाहरलाल नेहरू के भी। ठीक। उन्हें हम कहेंगे एक तो फादर ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज के जनक, फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक भी यही थे, है ना, क्योंकि पंचायती राज को ही हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक। और इन्हें उपाधि प्राप्त है आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार। ठीक। तो ये सारी उपाधि मिली है आपके बलवंत राय मेहता को। ठीक। इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ये एकदम टप्पे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं पंचायतों से संबंधित समितियाँ। ठीक। पंचायतों की शुरुआत होगी आपका, जैसे आज़ादी के बाद जो विज़न आपका महात्मा गांधी ने दिया था, उनको साकार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने इसकी पहल की। तो जो पहल किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा कहा जाए तो वो पहल की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। तो आज जो हम पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं, उनमें जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। इसके तहत कुछ, वैसे तो इसमें कम से कम 20 समितियां हैं, प्रमुख समितियां हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे अन्य समितियां। ठीक। लेकिन कुछ ऐसे समिति, जो प्रमुख समितियां हैं, इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है आपका पंचायती राज व्यवस्था जो आज आपके पास है। ठीक। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख समितियों के बारे में, फिर अन्य समितियां, फिर प्रमुख जो समितियां होंगी उनके बारे में डिटेल्ड में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक। तो इसकी शुरुआत होती है साल 1957 में। पहली बार जो अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि ये समितियां कब आई और इनका क्या योगदान था, आगे एक एक समिति के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो 1957 इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे पूरे जो क्वेश्चन बनते हैं एकदम सिंपल और डायरेक्ट बनने वाले हैं। ठीक। 1957 में सबसे पहले आए आपका बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की दी। फिर 1977, 20 साल बाद उनके बेटे आते हैं अशोक राय मेहता, और वो त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तरीय या द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हैं। फिर 1978 में दांतवाला समिति, जिन्होंने ब्लॉक स्तर पे नियोजन, ठीक, इसके 3 स्तर होते हैं, जिला, ब्लॉक और आपका ग्राम स्तर। तो ब्लॉक स्तर में योजना या नियोजन से संबंधित सिफारिश किसने की थी, तो आपका दांतवाला समिति ने। फिर आपका 1984, इस समय 1984 और 1985 ये दोनों समितियां संबंधित है आपका जिला स्तर नियोजन से। ठीक। वहीं हनुमंत राय समिति ने सिफारिश दी कि लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जन भागीदारी के बारे में बात की। वहीं जीवीके राय समिति ने सिफारिश की जिला विकास आयुक्त के नियुक्ति संबंधी, कि एक जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाए। फिर आते हैं 1986, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है संबंधित आपका पुनर्गठन, पुनरुद्धार या पुनः सशक्तिकरण, ये तीनों वर्ड आपको देखने मिलेंगे क्वेश्चंस में, या रिवाइटलाइजेशन इंग्लिश में एक वर्ड है। ठीक। उससे संबंधित, किससे संबंधित है, तो ये आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति से। फिर आते हैं हम 1988, पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जानी जाती है, कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक। फिर आप देखेंगे 1988 में ही गाडगिल समिति। इस पी.के. थुंगन समिति और गाडगिल समिति के ही सिफारिश पे आपका आरक्षण लाया गया था। वहीं गाडगिल समिति की सिफारिश पे लाया गया था आपका राज्य वित्त आयोग,
और राज्य चुनाव आयोग जो आप आज देखते हैं, यह किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था? तो आपका गाडगिल समिति। एक्चुअल में गाडगिल योजना है पी के थुंगन और, है ना, उस समय की जो पंचवर्षीय बोलना चाहिए, पंचवर्षीय योजना थी, है ना, उसको वो कहा जाता था गाडगिल योजना। ठीक। फिर आते हैं आपका 1995। 1995 एक आपका भूरिया समिति, और इस भूरिया समिति की सिफारिश पे लाया गया था पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक। तो इतना है आपका मुख्य रूप से पंचायतों से संबंधित समिति। इस एक एक समिति के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं, अन्य समितियों के बारे में भी देख लेते हैं। इससे आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ये कुछ अन्य समितियां हैं, जैसे 1960 में वी.आर. राव समिति आपका, यह किससे संबंधित है? तो पंचायत संबंधी सांख्यिकी तर्क संगता, इससे संबंधित है आपकी वी.आर. राव समिति। 1961 में आपको दो देखने मिलेगा, एच.डी. मिश्रा समिति और वी. ईश्वरन समिति। इनकी सिफारिशें थी अब तो पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं का अध्ययन, जो वर्ड है आपका सहकारी संस्था, इनके अध्ययन संबंधी सिफारिश दिए थे आपका एच.डी. मिश्रा जी ने। वहीं पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन अगर आएगा तो ये संबंधित है आपका वी. ईश्वरन समिति से। फिर आते हैं न्याय पंचायत संबंधी सिफारिश दिए थे आपका 1962 में जी.आर. राजगोपाल समिति। वहीं 1963 में 3 समिति आई थी की सिफारिश, पंचायतों के वित्तीय प्रावधान संबंधी सिफारिश दिए थे के संथानम। वहीं पंचायती राज मूवमेंट्स में ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा संबंधी सिफारिश है आपका दिवाकर समिति के द्वारा। बजटिंग और अकाउंटिंग प्रोसीजर संबंधी सुझाव दिए थे आपका एम. रामकृष्णैया समिति के द्वारा। फिर 1965 में आर. के. खन्ना समिति, इन्होंने पंचायती राज के लेखा परीक्षण और लेखा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग संबंधी सिफारिश आपका आर. के. खन्ना समिति के द्वारा दिया गया था। वहीं जी. रामचंद्र समिति के द्वारा प्रशिक्षण, पंचायतों में प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता संबंधी सुझाव दिए गए। फिर वी. रामनाथन समिति, इनके द्वारा भूमि सुधार में पंचायतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव दिए गए। और लास्ट 1976 में दया चौबे समिति, इनके द्वारा सामुदायिक विकास से संबंधित सुझाव दिए गए। ठीक। तो ये अन्य समितियां हैं। मुख्य समिति के साथ साथ आजकल अन्य समितियों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है जोड़ी मिलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रमुख समिति पे, जो कि आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर गठित पहली समिति कहलाती है। ठीक। इसी के लिए बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार भी कहते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक भी कहते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था के जनक भी कहते हैं। ठीक। जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन किया गया था जनवरी 1957 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की नवंबर 1957 को। इस समिति का जो गठन किया गया था एक्चुअल में पंचायतों के लिए नहीं किया गया था। ठीक। इस समिति का जो गठन किया गया था, हालांकि ये क्वेश्चन जब पूछता है तो पंचायतों पे गठित पहली समिति कहता है, पे आंसर बलवंत राय मेहता समिति को ही लिया जाता है, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति एक्चुअल में पंचायतों के लिए गठित न होकर उस समय के दो कार्यक्रम थे, है ना। एक है 1952 में जिसे प्रारंभ किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो CDP कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसको सहायता प्रोवाइड करने के लिए अगले ही वर्ष 1953 में एक और कार्यक्रम चालू किया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NEP।
ये दो कार्यक्रम उस समय चल रहे थे 1952 और 1953 से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। ठीक। पर तो इस योजना की समीक्षा करने के लिए साल 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन एक्चुअल में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, इन दोनों की समीक्षा करने के लिए की गई थी। और उन्होंने जब इसकी समीक्षा करके रिपोर्ट प्रस्तुत की नवंबर 1957 को, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है। अर्थात उस समय लोगों की भागीदारी जो इस कार्यक्रम में होनी चाहिए वह सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, प्लस लोगों का इंथुसियाज्म जो है इस कार्यक्रम के प्रति नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप जो योजना है इसे बंद कर दीजिए करके। ठीक। और ये जो कार्यक्रम है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है। तो ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। ठीक। साथ ही यह सुझाव दिया, अब चूंकि उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किए तो साथ में सुझाव भी दिए कि जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि कैसे लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए ज़रूरत है आपकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। अर्थात जो सरकार है वह केंद्र तक सीमित थी। तो अगर आपको लोगों की एक्चुअल में पार्टिसिपेशन या सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो स्थानीय लोगों को प्रशासन में या बोलना चाहिए शासन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह इसमें इंटरेस्ट लेके स्वेच्छा से इस पे भाग ले सके। ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीय। लोकतंत्र भी होना चाहिए प्लस सत्ता में सक्रिय भागीदारी लोगों की सुनिश्चित भी करना है। तो ये सिफारिश किए थे आपका पहली बार बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक। और यही आधार बना आगे पंचायती राज का। ठीक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अब इस सुझाव के तहत उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अर्थात अब ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको हम 3 स्तरों पे लागू करें। एक जिला स्तर पे, एक बीच का ब्लॉक या खंड स्तर पे, ठीक, और ग्राम स्तर पे। ये 3 स्तरों पे आप शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करिए तब। ठीक। तब जाके आप अपने सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो जो जिला स्तर है, जिला स्तर पे होगा आपका जिला परिषद का निर्माण करिए। ब्लॉक स्तर पे आप निर्माण करिए पंचायत समिति की, और ग्राम स्तर पे निर्माण करिए ग्राम पंचायत की। ठीक। वहीं बात करें जो जिला स्तर होगा वहाँ के जो सदस्य होंगे वह कैसे होंगे, तो वह सलाहकारी होंगे, है ना, पर्यवेक्षी होंगे और समन्वयकारी होंगे, मतलब कोऑर्डिनेटिंग होंगे। एडवाइजरी बॉडी होगी वो पूर्णतः। ठीक। और एक आपका पर्यवेक्षी होगी। ठीक। कंट्रोलिंग बॉडी। ठीक। साथ ही उन्होंने और सुझाव दिया कि जो जिला स्तर है ना, जिला परिषद, उसका जो अध्यक्ष होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, आपका जिला कलेक्टर, उनको होना चाहिए। ठीक। वहीं बात करें लोकतांत्रिक निकायों को सत्ता और जिम्मेदारी का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि आपने बॉडी बना दिया और उन्हें वास्तविक रूप से सत्ता या जिम्मेदारी हस्तांतरित नहीं की। तो जो लोकतांत्रिक निकाय होगा, है ना, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे, वहाँ पे आपको वास्तविक रूप से सत्ता और जिम्मेदारी प्रदान करनी चाहिए। ठीक। तो ये सुझाव दिए गए थे आपका बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। एक और सुझाव था, वो था आपका लोकतांत्रिक निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए।
अर्थात अगर आप पर्याप्त संसाधन नहीं देंगे तो इन निकायों का औचित्य औचित्य नहीं हो जाता, चाहे वो वित्त हो या अन्य संसाधन। ठीक, ये सुझाव आपका बलवंत राय मेहता जी ने दिया और इनकी जो सिफारिश थी, है ना, इन्होंने नवंबर 1957 को ये सिफारिश दी और इनकी सिफारिशों को, उस समय एनडीसी होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, उन्होंने 1958 में इस सिफारिशों को एक्सेप्ट किया और लागू कर दिया गया। ठीक, इस सिफारिशों के तहत ही 1959 2 अक्टूबर, चूँकि ये कॉन्सेप्ट आप देखें हैं कि ये गांधी जी का विज़न था, इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की भारत में। ठीक, तो जो पहला जिला बना वो था आपका नागौर जिला। किसके द्वारा किया गया बोलेगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक, कब किया गया, तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन। ये बना पहला जिला। अगर गांव की बात करें तो गांव है आपका बगदरी गांव। ठीक, वहीं बात करें 1959 में ही 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है, यहाँ दूसरी बार पंचायती राज की शुरुआत की गई। ठीक, तो ये था आपका बलवंत राय मेहता समिति। जो दूसरी प्रमुख समिति है वो आपका अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता जी के बेटे थे। और 20 साल बाद 1977 को, है ना, बलवंत राय मेहता जी ने का गठन हुआ था, आपका समिति का गठन हुआ था 1957, और 20 साल बाद दिसंबर 1977 को गठन होता है आपका अशोक राय मेहता समिति। ठीक, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं अगस्त 1977 को। चूंकि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे पंचायतों का गठन कर दिया गया था 1959 को, तो अशोक राय मेहता समिति का गठन ही किया जाता है पंचायतों के लिए गठित समिति कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका गठन किया जाता है पंचायतों की समीक्षा करने के लिए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था उस समय के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए, लेकिन पंचायतों के लिए स्पेशली रूप से कहा जाए तो जो पहली समिति कहलानी चाहिए वो है आपकी अशोक राय मेहता समिति। पर चूंकि एग्जाम्स में बहुत बार सब पंचायतों के लिए पहली गठित समिति या को आंसर लेता है बलवंत राय मेहता। ठीक, तो हमको भी फिलहाल आंसर वही लेना है, बलवंत राय मेहता जी को ही। लेकिन पूर्ण रूपेण पंचायतों के लिए डेडिकेटेड अगर ऐसा कुछ वर्ड आपको देखने मिलेगा तो जो समिति होगी वो होगी आपकी अशोक राय मेहता समिति। ठीक, इन समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की अगस्त 1978 को। इन्होंने जो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश किए थे त्रिस्तरीय, उसके जगह पे उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। साथ ही उन्होंने सिफारिश की है कि जो चुनाव है वह राजनीतिक दलों के आधार पे होना चाहिए। मतलब जो आज वर्तमान में बीजेपी, कांग्रेस, ये सब पार्टियां हैं, वही पार्टियां इस चुनाव में होनी चाहिए, भाग लेनी चाहिए। साथ ही इस चुनाव में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक, तो चुनाव में आरक्षण संबंधी प्रावधान किस समिति की सिफारिश पे, तो वो आपका अशोक राय मेहता समिति। चुनाव राजनीतिक दलों पर हो, ये किसकी सिफारिश है, तो ये भी आपका अशोक राय मेहता जी की सिफारिश पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका राजनीतिक दलों के आधार पे या द्विस्तरीय पूछता है। ठीक, साथ ही आपका अनुसूचित वर्ग। ठीक, तो जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो है आपका एक तो जिला स्तर पे जिला परिषद और आपका ब्लॉक स्तर पे मंडल परिषद। जबकि बलवंत राय मेहता समिति जी ने जिला स्तर पे जिला परिषद तो कहा ही था, साथ ही ब्लॉक स्तर पे उन्होंने पंचायत समिति कहा था, साथ ही ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। ठीक, अब चूंकि इन्होंने ग्राम स्तर की जो कॉन्सेप्ट है
या समिति है ग्राम पंचायत, उसको ही हटा दिया गया। तो जो इनकी समिति की सिफारिश थी वह पूर्णतः निराधार हो गई। क्यों? क्योंकि भाई आप गांव के लिए, है ना, जो ये इस व्यवस्था स्थानीय स्वशासन वाली व्यवस्था है वो ग्राम स्तर पे ही बना या ग्रामों के लिए ही बना रहे हैं, और आपने ग्राम स्तर की का एक स्तर ही हटा दिया। तो इस कारण इनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। ठीक, इनकी सिफारिशें जो द्विस्तरीय है उसको लागू नहीं किया। उसके अलावा इनकी कुछ कुछ सिफारिश, जैसे चुनाव में आरक्षित वर्ग को आरक्षण मिले, इनको इनकी कुल 132 सिफारिशें थी, जिनमें से कुछ कुछ सिफारिश से उनको अडॉप्ट किया गया। ठीक, तो व्यवस्था अभी भी त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता वाली बनी रही। फिर आगे चलते हैं, नियोजन संबंधी कुछ समितियां। फिर 1978 में दांतवाला जी समिति, 1984 में हनुमंतराव समिति, और 1985 में आपका जीवीके राव समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जो कि संबंधित है, तीनों ही आपका पंचायती राज से संबंधित है। ये तीनों समितियां नियोजन या योजना या प्लानिंग से संबंधित है। जो दांत वाला समिति, यह संबंधित है आपका ब्लॉक स्तर पे नियोजन से। वहीं हनुमंत राय और जीवीके राय संबंधित आपका जिला स्तर नियोजन से। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक स्तर नियोजन से संबंधित समिति की सिफारिश किसने की थी, जिला स्तर से संबंधित समिति की सिफारिश किसने की थी। वहीं जीवीके राव समिति ने कुछ अन्य सिफारिश की, जैसे कि पंचायत विकास आयुक्त की नियुक्ति। ठीक, और इन्होंने सिफारिश की कि जो चुनाव हो वह नियमित रूप से हो, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म पे हो। और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तरीय, अशोक राय मेहता जी ने 2 स्तरीय, और आपका जीवीके राव जी ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। ठीक, फिर बात करते हैं जीवीके राव जो पंचायत विकास आयुक्त की नियुक्ति हो, ऐसी सिफारिश की है। तो इस समिति की सिफारिशों को, चूंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंचायत विकास आयुक्त जो कि एक नौकरशाही है ना, इसकी नियुक्ति की बात करता है। तो इस समिति की इस सिफारिश को, खास करके इस सिफारिश को, पंचायत विकास आयुक्त की नियुक्ति संबंधी सिफारिश को, है ना, कहा गया कि यह बिना जड़ की घास है। क्योंकि उस समय इस आयुक्त की नियुक्ति, क्योंकि हम जो करने वाले हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं और आप नौकरशाही की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस समिति की जो इस सिफारिश की आलोचना हुई और इसे नाम दिया गया बिना जड़ की घास। ठीक, क्योंकि उस समय पंचायत एकदम निष्क्रिय हो चुका था, और निष्क्रिय पंचायत मतलब वो था लेकिन एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा था जैसा उसको करना चाहिए था। ठीक, तो इस समिति की सिफारिश को बिना जड़ की घास के रूप में संबोधन किया जाता है, तो वह आपका जीवीके राव समिति की सिफारिशों को। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं आपका सिंघवी समिति और आपका थुंगन समिति। 1986 को सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं 1988 में थुंगन समिति ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह दोनों समिति के समय आपकी राजीव गांधी जी की सरकार थी। ठीक, तो जो सिंघवी समिति है यह किससे संबंधित है बोलेगा, तो ये पंचायतों के पुनरुद्धार से, है ना। लक्ष्मीमल सिंघवी आपने देखा, पुनरुद्धार, पुनः सशक्तिकरण, रिवाइटलाइजेशन अगर वर्ड आएगा तो ये संबंधित है आपका सिंघवी समिति से। वहीं थुंगन समिति संबंधित है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने से। अब कैसे देखते हैं, पहले बात करते हैं सिंघवी समिति की। 1986 पे आई, उन्होंने कहा कि पंचायतों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। ठीक, अब वो कैसे किया जाना चाहिए, तो उन्होंने सिफारिश दी कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए।
तभी हो सकता है कि इनका उद्धार हो। ठीक। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक। और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने की शक्ति दी जानी चाहिए, ताकि उनके पास पैसा है और वो आत्मनिर्भर बन सके, चाहे कर के रूप में हो या अनुदान के रूप में हो। ठीक। तो इन्होंने सिफारिश की कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो उस समय की जो सरकार थी, राजीव गांधी सरकार ने इनकी सिफारिशों को और विस्तृत या गहन रूप से अध्ययन करने के लिए कि भाई क्या वाकई में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, तो किस थुंगन समिति की सिफारिश की या गठन किया गया। और थुंगन समिति ने अब 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति का विषय ही था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। ठीक। दोनों में अंतर है। इस समिति का जो आधार था वह था पुनरुद्धार करने के लिए, क्योंकि इससे पहले, है ना, आपने देखा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति तक जो पंचायत थी वो निष्क्रिय रूप से काम कर रही थी। वो एग्जिस्ट तो करती थी पर उनका कोई औचित्य नहीं था। ठीक। वह निष्क्रिय हो चुकी थी। तो उन निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सिंघवी समिति का, जो कि संबंधित है पंचायतों के पुनरुद्धार से। लेकिन अब पुनरुद्धार करने के बाद एक्चुअल में उनका पुनरुद्धार कैसे किया जाए? तो भाई उनको जब तक हम संविधान में दर्जा नहीं दिलाएंगे, तब तक उनको संवैधानिक रूप नहीं प्रदान करेंगे, तब तक उनका पुनरुद्धार नहीं हो सकता। ठीक। तो ये पुनरुद्धार ही होगा संवैधानिक दर्जा देकर। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही थुंगन समिति का गठन किया जाता है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1988 में, और उन्होंने कहा कि भाई पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए या दिया जाना चाहिए। ठीक। तो किस समिति की सिफारिश पे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो थुंगन समिति की सिफारिश पे। किस समिति ने सुझाव दिया कि पहली बार सुझाव दिया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले? पहली बार बोलेगा तो पहली बार सुझाव दिया था आपका सिंघवी समिति ने। लेकिन संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित समिति है आपका थुंगन समिति। ये थुंगन समिति का ही प्रयास था कि पंचायतों को जो संविधान के भाग 9 में जो जगह मिली है वो किन की वजह से मिली है? थुंगन समिति की वजह से। ठीक। तो थुंगन समिति की जो सिफारिश है उनको अमल में लाने के लिए राजीव गांधी जी की सरकार जो उस समय थी, है ना, ये राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय, वो इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक। और 1988 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा पहली बार 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका पंचायती राज से। ठीक। यह संविधान संशोधन लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन यह राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक। तो पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? आपका राजीव गांधी सरकार जी के द्वारा। अमेंडमेंट की बात करें तो पहला अमेंडमेंट था 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक। इसके बाद 1989 में 1 साल के लिए वीपी सिंह जी की सरकार आती है। राजीव गांधी सरकार समाप्त होती है और इसके बाद वीपी सिंह जी की सरकार आती है। इनके द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए। ठीक। पर 1 साल के अंतर ही यह सरकार गिर जाती है और यह विधेयक, है ना, पूर्ण नहीं हो पाता है। अब और चूंकि सरकार गिर जाती है तो आपको पता है जो इनके द्वारा विधेयक लाया जाता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो जो 65वां संविधान संशोधन विधेयक है यह स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक। फिर आते हैं आपका 1992 में
1992 में उस समय के प्रधानमंत्री थे आपका पीवी नरसिम्हा राव जी, और बात करें राष्ट्रपति की तो वो थे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। कब? 1992 को। और यह विधेयक लोकसभा से 22 दिसंबर 1952 को पास होता है। राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पास होता है। राष्ट्रपति जी 20 अप्रैल 1993 को इसमें हस्ताक्षर करते हैं। ठीक। और यह 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है। ठीक। इसी के लिए चूंकि यह 24 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में प्रभावी हुआ था, इसी के लिए हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज दिवस। ठीक। और यह पंचायती राज दिवस की शुरुआत अगर कहा जाए तो साल है आपका 24 अप्रैल 2010। 2010 से हम पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। ठीक। कब? 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल दिवस हो जाएगा। हम पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल से। कब से मनाते आ रहे हैं या इसकी घोषणा कब से की गई? तो 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ठीक। उन्होंने पहली बार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने के लिए घोषणा की थी। ठीक। आगे चलते हैं। अब ये कुछ फैक्ट है कि साल 27 मई 2004 को पंचायती राज है ना मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में बना। कब से बोला जाए तो 27 मई 2004 से पंचायती राज एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक। सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्रालय करके। ठीक। उस समय के जो पहले पंचायती राज मंत्री कहेंगे तो वो थे आपके सुरेंद्र कुमार डे। पहले पंचायत मंत्री, केंद्रीय मंत्री बोलना चाहिए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक। यही कुछ करंट से संबंधित क्वेश्चन को भी इसी में कवर कर लेते हैं कि वर्तमान में जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है किससे संबंधित? पंचायती राज से, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित। तो वो है आपका राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन। ठीक। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बोला जाएगा तो वह है आपका प्रोफेसर SP सिंह बघेल। और फिर आते हैं आपके सचिव। तो जो केंद्रीय सचिव है वो है आपके विवेक भारद्वाज। ठीक। तो इतना है आपका पंचायती राज से संबंधित इतिहास और संबंधित समितियां। ठीक। तो ये है आपका पार्ट 1 ऑफ पंचायती राज। ठीक। पंचायती राज के पार्ट 1 में आज हम इतना तक कवर करते हैं। इससे संबंधित जितना हमने कवर किया है इतिहास पंचायतों का और प्रयास या फिर बोलना और आपका समितियां, इन तीनों से संबंधित आपको MCQs डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको MCQs जो वीडियोज़ है उस पे भी आपको देखने मिल जाएगा। ठीक। डिस्क्रिप्शन में मैं MCQs का भी वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। ठीक। तो इतना आप कवर कर लीजिए। इसके बाद आप MCQs कवर करिए तो आपकी जो तैयारी है वो आपकी थ्योरी प्लस MCQs कंप्लीट रूप से होने वाली है। ठीक। आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे पहले हम उसकी क्लासेस करेंगे, साथ ही उसके MCQs को भी कवर करने वाले हैं। ठीक। आगे आने वाली क्लास की बात करें तो आगे आने वाली क्लास में हम 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। डिटेल अध्ययन करेंगे, कुछ बाध्यकारी भाग, अनुच्छेद। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये था आपका भाग 1 पंचायती राज से संबंधित। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।